कल अपन देख रहे थे जठर रस। जठर रस में 98% क्या होता है? पानी होता है। जठर रस में 98% पानी होता है और इसकी पीएच 0.9 से 1.5 थी। ये भोजन को सड़ने से बचाता है, जीवाणुनाशक होता है, अम्लीय माध्यम, क्योंकि HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और निष्क्रिय एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय करता है। निष्क्रिय एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय करता है। इसके बाद में आता है नेज कारक। क्या आता है? नेज कारक। नेज कारक जो है वो भी जठर रस में स्रावित होता है। नेज कारक जिसे इंट्रिंसिक कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक कारक कहा जाता है। यह करता है विटामिन B12 का अवशोषण। नेज किसका अवशोषण करता है? B12 का। नेज B12 का। नेज B12 का अवशोषण करता है। इसके बाद में याद किया था RLP। RLP जो है वो याद रखोगे, R से क्या हो जाएगा? रेनिन, L से हो जाएगा लाइपेज और P से क्या हो जाएगा? पेप्सिन। P से पेप्सिन, तो इसका पाचन कौन करता है? पेप्सिनोजन। और P से क्या हो गया? प्रोटीन। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। इसके बाद में R रेनिन। रेनिन पाया जाता है दूध में। इसमें पाया जाता है दूध में। तो दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन रेनिन का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम। यह रेनिन एंजाइम किससे बनता है? प्रोरेनिन से बनता है। इसके बाद में आता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो है ये वसा को किस में बदलता है? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जिसको कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। लाइपेज वसा को किस किस में तोड़ता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमल्सिफिकेशन कहलाती है। इसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो जठर ग्रंथियां हैं, वो पेप्टिक एंजाइम, याद रखोगे, पेप्टिक एंजाइम, जिन्हें चीफ कोशिका जाइमोजन सेल ये कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ पेप्सिन जाइमोजन। चीफ जो है उसको रेन, एक गाँव है, रेन में क्या मिलती है? पेप्सी मिलती है। चीफ को रेन में पेप्सी मिलती है, तो चीफ रेन से हो जाएगा रेनिन एंजाइम और पेप्सी, तो ये किस में? रेनिन को किस में बदल देता है? प्रोरेनिन। रेनिन से प्रोरेनिन और पेप्सिन से पेप्सिनोजन एंजाइम स्रावित करते हैं। चीफ कोशिकाएं कौन कौन से एंजाइम स्रावित करती है? रेनिन और पेप्सिनोजन एंजाइम स्रावित करती है। चीफ कोशिकाओं को पेप्टिक सेल और चीफ को जाइमोजन सेल कहा जाता है। इसके बाद में सफ़ेद दूध जो होता है उसमें केसिन प्रोटीन होती है। जब ये इसका दही जमता है तो क्या बन जाती है? पेराकेसिनेट। कैल्शियम पेराकेसिनेट बनती है, जो क्या होता है? दही। क्या होता है? दही होता है। सफ़ेद दूध की केसिन प्रोटीन किस में बदलती है? पेराकेसिनेट में। उसके बाद में जो है वो कौन सी कोशिका होती है? ऑक्जेंटिक कोशिका, जिनको क्या कहा जाता है? पेराइटल कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेराइटल कोशिका कहा जाता है। तो ऑक्जेंटिक या पेराइटल कोशिका, तो ओ याद क्या रखोगे? ओ से ऑक्जेंटिक, है से HCl हार्मोन। HCl जो है वो अम्ल होता है, जिसको इंट्रिंसिक, कैजल या नेज कारक भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक, कैजल या नेज कारक भी कहा जाता है। तो HCl से याद रखोगे HKN। HCl कैसल और नेज और इंट्रिंसिक एंजाइम स्रावित करता है कौन? ऑक्जेंटिक कोशिका स्रावित करती है। HCl की अधिकता से क्या होती है? एसिडिटी होती है, और एसिडिटी को कम करने के लिए प्रति अम्लों को काम में लिया जाता है। प्रति अम्ल जो एसिडिटी के प्रभाव को कम कर देते हैं, एंटा एसिडेंट। नाम सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, इसको कहा जाता है प्रति अम्ल। दूसरा प्रति अम्ल होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है। H को बोला जाता है बाई। क्या बोला जाता है? बाई।
खाना कौन बनाती है? बाई। तो खाने का सोडा किसको कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। अब खाना यदि ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या हो जाती है? एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और खाना किससे बनता है? अग्नि से। तो अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको कहा जाता है मीठा सोडा। सोडा एस किसे कहते हैं? सोडा एस कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। और इसी सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा भी कहा जाता है। सोडा एस कहते हैं ये रहा सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहा जाता है धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसके बाद में श्लेष्मा की परत जो है वो आमाशय को HCl के नुकसान से बचाती है। श्लेष्म आमाशय होता है, ये आमाशय में क्या है, ये अंदर श्लेष्मा की परत होती है और इसके अंदर HCl भरा रहता है। भोजन कितने घंटे रहता है? 4 से 5 घंटे रहता है। तो यहाँ पर इसके भाग कौन से थे? कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। तो यहाँ पर क्या होती है? श्लेष्मा होती है जो HCl से प्रभाव से किसको बचाती है? इसको बचाती है आमाशय को। HCl को कहा जाता है प्रबल अम्ल। HCl को क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल कहा जाता है। और ये नमक का तेजाब, इसका नाम क्या है? नमक का तेजाब। नमक में क्या होता है? Cl, तो NaCl नमक होता है, साधारण नमक। तो नमक का तेजाब Cl किस में आ रहा है? HCl में। तो नमक का तेजाब हो गया HCl। आमाशय या आंत में कौन सी कोशिकाएं होती है? गोबलेंट कोशिका होती है। पूछी जाती है आमाशय या आंत में कौन सी कोशिकाएं होती है? गोबलेंट या चषक कोशिकाएं होती है। कौन सी गोबलेंट या चषक कोशिकाएं होती है? ये क्या स्रावित करती है? श्लेष्मा स्रावित करती है। और ये कैसी ग्रंथि है? एक कोशिकीय ग्रंथि है। तो आमाशय या आंत में कौन सी कोशिका पाई जाती है? गोबलेंट कोशिका। ऑक्जेंटिक कोशिका से क्या स्रावित हो रहा था? HCl, जिसको इंस्ट्रिक, कैप्सिन और नमक का तेजाब भी कहा जाता है, नेज कारक भी कहा जाता है। और इसके बाद में जो था ऑक्जेंटिक या गोबलेंट कोशिकाएं हो गई थी, ये चीप कोशिकाएं हो गई थी। चीप कोशिकाएं प्रोरेनिन और किसका स्राव करती थी? पेप्सिनोजन का। और दूसरी कौन सी थी? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जिन्हें पेराइटल कोशिका भी कहा जाता है। तो आमाशय और आंत में वहाँ तो पेप्सिन हो गई, इन चीप कोशिका, और दूसरी हुई ऑक्जेंटिक कोशिका, या इन्हें क्या कहते हैं? पेराइटल कोशिका। ऑक्जेंटिक को क्या कहते हैं? पेराइटल ग्रंथि भी कहते हैं। तो यहाँ पर कोशिका की बात हो रही है, तो कोशिका जो है वो कौन सी है? गोबलेंट या चषक कोशिका है। ये कहाँ पाई जाती है? आमाशय या आंत में होती है, जो श्लेष्मा स्रावित करती है। और एक कोशिकीय ग्रंथि कौन सी है? पेराइटल ग्रंथि जो है वो एक कोशिकीय ग्रंथि है। आमाशय में कल ही बात की थी, पोआ काइम है। आमाशय, आ से आमाशय, पो यानी प्रोटीन, काइम से इसमें पचित भोजन क्या कहलाता है? काइम। तो आमाशय किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। मुख गुहा में क्या होती है? लार, जिसमें कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसोजाइम और टाइलिन होते हैं। लाइसोजाइम, टाइलिन को एमाइलेज भी कहा जाता है। जठर रस निम्न 3 परिस्थितियों में स्रावित होता है। याद रखोगे, जब भी कोई चीज़ सीगी तो क्या हो गई? स्विगी से कोई चीज़ आती है, याद रख लो, क्या स्विगी से कोई चीज़ आती है, जठर रस स्रावित होता है। स्विगी से याद रखोगे CGI, सी से हो गई सिफेलिक, जी से कौन सी हो जाएगी? सी से हो जाएगी सिफेलिक, जी से हो जाएगी गैस्ट्रिक, और आई से हो जाएगी इंटेस्टाइनल। आंत्रिय, गैसीय और सिफेलिक। तो CGI क्या याद रखोगे? सिफेलिक, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल। सिफेलिक जो है इसमें पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र के कारण
भोजन की तरफ देखते ही जठर रस स्रावन की पहली अवस्था है। भोजन की तरफ देखा तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के कारण भोजन की तरफ देखते ही क्या हो जाता है, जठर रस स्रावित हो जाता है। इसके कारण होता है पैरासिम्पैथेटिक के तंत्रिका तंत्र के कारण भोजन की तरफ देखते ही जठर रस स्रावित होता है, जिसे सिफेलिक फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिफेलिक फेज कहा जाता है। अगला जो है वो गैस्ट्रिक फेज है। गैस्ट्रिक जो है भोजन के आमाशय में पहुंचते ही जठर रस स्रावित होता है, जिससे क्या होती है, कर्माकुंचन की गति। कभी कभार हम कहते हैं हमें भूख लगी नहीं, परंतु कोई दूसरा खाना खाते हुए देखते हैं तो हमारी इच्छा जागृत होती है। तो वो इच्छा जागृत होती है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के कारण भोजन की तरफ देखते ही जो इच्छा जागृत होती है, वो पहली अवस्था कहलाती है सिफेलिक फेज। क्या कहलाती है? सिफेलिक फेज कहलाती है। दूसरी अवस्था होती है गैस्ट्रिक फेज। इसमें क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है, जिसमें क्या होती है, कर्माकुंचन गति बढ़ जाती है। भूख लगने की अपनी क्या हो जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इंटेस्टाइनल, ये भोजन खाने के 8 से 10 घंटे के बाद की अवस्था है। ये भोजन खाने के कितने घंटे बाद की अवस्था है? 8 से 10 घंटे के बाद की अवस्था है। तो सिफेलिक, तो भोजन से CGI क्या है? CGI सिफेलिक गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल। सिफेलिक पहली अवस्था है, किसके कारण होती है? पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के कारण होती है। दूसरी है गैस्ट्रिक फेज, जो भोजन के आमाशय में पहुंचते ही क्या हो जाती है? स्रावित हो जाती है। तीसरी इंटेस्टाइनल, ये भोजन खाने के 8 से 10 घंटे के बाद की अवस्था है। कितने की? 8 से 10 घंटे के बाद की अवस्था है। इसके बाद आमाशय के बाद में भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत यह आनाल की क्या है? सबसे लंबा भाग है। फूला हुआ भाग कौन सा है? आमाशय। पहला भाग कौन सा है? मुख गुहा। अंतिम भाग कौन सा है? गुदा। स्टार्च का पाचन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? मुख गुहा में। छोटी आंत के भाग क्या थे? छोटी ने क्या बचाया था? DGI। छोटी किस पे आई? डीजे पे। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसमें माइक्रोविलाई क्या होते हैं? अधिक संख्या में होते हैं। छोटी आंत में माइक्रोविलाई अधिक संख्या में होते हैं, जो सरफेस एरिया को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ये माइक्रोविलाई जो होती है, ये स्तंभाकार उपकला उत्तक इसमें पाया जाता है। किस प्रकार? स्तंभाकार उपकला उत्तक पाया जाता है, जिसे ब्रश बॉडीड एपिथीलियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्रश बॉडीड एपिथीलियम कहते हैं। भाग कौन सा है? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। माइक्रोविलाई क्या होते हैं? अधिक संख्या में। ये सरफेस एरिया जो होता है, इसको क्या करता है? बढ़ाता है। सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे माइक्रोविलाई जो है ये स्तंभाकार युक्त उपकला उत्तक इसमें पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रश बॉडीड एपिथेलियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रश बॉडीड एपिथेलियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रश बॉडीड एपिथेलियम कहा जाता है। अब इसकी संरचना देखें। तो ये क्रम पूछा जाता है सीरोसा, इसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल और इसके बाद में सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर। सबसे बाहर की परत क्या कहलाती है? सीरोसा लेयर। सबसे बाहर की परत क्या कहलाती है? सीरोसा। सीरोसा के अंदर कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर कौन सी है? सब म्यूकोसा। कौन सी है? सब म्यूकोसा। सीरोसा, लॉन्गिट्यूडिनल और सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के अंदर है म्यूकोसा। ये क्रम पूछा जाता है इन लेयर का। तो सीरोसा लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये अंदर जो होती है, ये अंगुली नुमा उभार, इससे ये होती है माइक्रोविलाई। विलाई होती है और इन विलाई पर छोटे छोटे ये होते हैं, इनको कहा जाता है माइक्रोविलाई कहा जाता है। और इन माइक्रोविलाई, ये जो बीच में जगह होती है, इसको कहा जाता है लिबर कुहन की दरार। क्या कहा जाता है? लिबर कुहन की दरारें कहा जाता है। देखो, बाहर का भाग कौन सा हो गया? सीरोसा। बाहर का भाग कौन सा है? सीरोसा लेयर, जो कैसा होता है? कठोर। इसके बाद में कौन सा है?
लॉन्गिट्यूडिनल यानी सर्कुलर स्मूथ मसल, अनुलंब पेशी या वर्ताकार पेशी है। वर्ताकार पेशी के बाद में कौन सी है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद में कौन सी है? म्यूकोसा। इसके बाद में ये जो होती है विलाई होती है, ये अंगुलीनुमा उभार क्या कहलाते हैं? विलाई। विलाई पर क्या पाए जाते हैं? माइक्रो विलाई। और इन माइक्रो विलाइयों के बीच में, इन विलाइयों के बीच में कौन होता है? लिबर कुहन की दरारें होती है। और ये लिबर कुहन की दरारें कौन सा रस स्रावित करती है? आंतरीय रस स्रावित करती है। और यहाँ पर जो है वो इंटेस्टाइनल सेल होती है और पेयर के पिंड होते हैं। पूछा जाता है पेयर के पिंड किससे संबंधित है? छोटी आंत से संबंधित है। पेयर के नीचे अपन क्या कर देते हैं? किसी भी जीव का भक्षण कर देते हैं तो ये भक्षाणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये कौन सा ऑर्गन है? द्वितीयक लसिका अंग है पेयर के पिंड। पेयर के पिंड, पेयर कितने होते हैं? 2। तो याद रख लो सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी। और यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल सेल है ये क्या करती है? जल और विद्युत अपघट्य स्थापित करती है। क्या करती है? जल और विद्युत अपघट्य स्थापित करती है। यहाँ पर कौन सी सेल होती है? पिनेट सेल होती है। क्या होती है? पिनेट सेल होती है जो क्या करती है? लाइसोजाइम का क्या करती है? संश्लेषण करती है। किसका? लाइसोजाइम का। तो यहाँ पर देख लिया अपन ने परत। बाहर की परत कौन सी है? सीरोसा लेयर। उसके अंदर कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको कहा जाता है सर्कुलर। उसके बाद अंदर कौन सी है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर कौन सी है? म्यूकोसा। जो अंगुलीनुमा उभार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विलाई। विलाई के ऊपर क्या होते हैं? माइक्रो विलाई। माइक्रो विलाइयों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? लीबर कुहन की दरारें। इनके नीचे क्या होते हैं? पेयर के पिंड, जो कैसे अंग है? द्वितीय लसिका अंग है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? इंटेस्टाइनल सेल होती है जो जल और विद्युत का क्या करती है? अपघट्य स्थापित। और यहाँ पर कौन सी सेल होती है? पिनेट सेल होती है जो लाइसोजाइम का क्या करती है? स्रावित संश्लेषण करती है। लिबर कुहन की दरारों से कौन सा रस स्रावित होता है? आंतरिक रस स्रावित होता है। पैर के पिंड किसका क्या करते हैं? भक्षाणुओं का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर अब थ्योरी है। आंतरिक संरचना बाहर से अंदर की ओर उपरोक्त 4 परतें पाई जा रही थी। इनमें से सभी स्थानों पर म्यूकोसा लेयर जो होती है वो एक समान होती है। क्या होती है? म्यूकोसा लेयर एक समान होती है। लेकिन ये इंटेस्टाइन में अंगुलीनुमा उभार होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। विलाई के ऊपर उपस्थित तंतुमय संरचना को क्या कहा था? माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। ग्रहणी भाग में सब म्यूकोसा परत में विशेष प्रकार की क्या होती है? ब्रूनर ग्रंथियाँ। ये पूछा जाता है ब्रूनर ग्रंथियाँ किससे संबंधित होती है? छोटी आंत से। पैर के पिंड किससे संबंधित होते हैं? छोटी आंत से। तो जो सब म्यूकोसा परत थी उसमें विशेष प्रकार की ब्रूनर्स ग्रंथियाँ बनाती है जो एंजाइम रहित क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है। छोटी क्षारीय, क्षारीय पढ़ा था कल। और आमाशय से अम्लीय माध्यम प्रदान करती है। और आमाशय में अम्लीय भोजन की क्या करती है? ये अम्लीयता को, आमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन की अम्लीयता को क्या कर देती है? उदासीन कर देती है। भाई आमाशय से अम्लीय आएगा, अम्लीय भोजन आएगा और ये क्षारीय पदार्थ स्रावित करेगा तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। अब आता है आंतरीय रस। आंत में आओसा, आंत में आओसा। तो आंत में किसका पाचन होता है? वसा का। आंतरीय लाइपेज में किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। आंतरीय रस में पानी कितना % होता है? 98% होता है। pH कितनी होती है? 7.5 से 8.5। यानी आंतरीय रस कैसा रस है? आशा, याद रखो, आशा, आशा की किरण। तो आंतरीय रस कैसा है? क्षारीय होता है।
छोटी आंत में कैसा माध्यम होता है? क्षारीय। आमाशय में कौन सा होता है? अम्लीय। और ये अब कौन कौन से एंजाइम स्रावित करते हैं? तो अपनी जो मसल होती है उसको क्या किया जाता है? नापा जाता है। मसल को नाप। तो एम से माल्टोज, एस से सुक्रोज, एल से लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। नाप एन से न्यूक्लियस और पी से पेप्टाइडेज। एन से न्यूक्लियस है वो किसका पाचन करेगा? न्यूक्लिक एसिड का। पे से पेप्टाइड और पे से किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। लैक्टेज किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। सुक्रोज किसका करता है? सुक्रोज का। और माल्टेज किसका करता है? माल्टोज का। परंतु यहाँ ये इकाइयाँ याद रखना, लैक्टोज किस में बदलता है? तीनों में तो ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा। देखो, किसी से भी अपन मांग कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। तो मांग से फंस जाते हैं और लय से में तो तीनों ही लय है। लैक्टेज जो है वो क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? गैलेक्टोज में बदलता है। तो सुक्रोज किस में बदलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रोज किस में बदलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। माल्टोज किस में बदलता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज किस में बदलता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है। तो माल्टोज किस में बदलता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज किस में बदलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। लैक्टोज किस में बदलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। अब यहाँ पर देखो, लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर। क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर कहा जाता है। माल्टोज जो होता है इसको कहा जाता है जौ की शर्करा। किसकी शर्करा कहा जाता है? जौ की शर्करा कहा जाता है। माल्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज। सुक्रोज को कहा जाता है सुक्रोज, यानी शक्कर कहाँ रहती है? किचन में, तो इसको कहा जाता है किचन शुगर। फैस है फ्रक्टोज और फैस है फलों की शर्करा। किसकी शर्करा होती है? फलों की शर्करा होती है। इसके बाद में यहाँ पर जो है ये किसका हो रहा है? पेप्टाइड में प्रोटीन। ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज किसका करता है? अंगूर शुगर। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? अंगूर शुगर कहा जाता है। और गैलेक्टोज, गेला कहाँ से हो जाता है? मस्तिष्क से, तो इसको क्या कहा जाता है? मस्तिष्क शर्करा। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है। इसके बाद में देखो आगे, तो वापस देखो, आंतरिक रस जो है वो क्या करता है? 98% पानी होता है। pH 7.5 से 8.3। आंतरिक रस आओसा वसा का पाचन करता है। आंतरिक रस में मसल को नापो। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, न्यूक्लियस, पेप्टाइडेज एंजाइम होता है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटती है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटती है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटती है। गैला मस्तिष्क से होता है, तो गैलेक्टोज मस्तिष्क की शर्करा। लैक्टोज दूध में लैक्ट से संबंधित होता है। सभी लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक मिल्क शुगर कहा जाता है। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? किचन शुगर कहा जाता है। अंगूर को ग्लूकोज को कहा जाता है ग्रेप शुगर। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। ग्रहणी जिसको कहा जाता है डेड्यूनम, कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। इसमें यहाँ पर डेड्यूनम में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती है। और ये कहाँ आकर खुलती है? पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी।
बाइल डक्ट और पैनक्रियाज डक्ट में आकर ये खुलती है। पित्त वाहिनी और अग्रवाहिनी आकर खुलती है। गृहिणी में कौन कौन आती है? पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी आकर खुलती है। गृहिणी में पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी आकर खुलती है। पित्त वाहिनी जिस स्थान पर खुलती है वहाँ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यानी ओडाई की अवरोधनी पाई जाती है। पित्त ये डेडुनम है, यहाँ पर आती है पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी। जहाँ पित्त वाहिनी खुलती है यहाँ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई लगा होता है। क्या लगा होता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई लगा होता है। छोटी आंत में किसका पाचन होता है? वसा का सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत में किसका पाचन होता है? सर्वाधिक वसा का पाचन होता है। एंट्रोसाइट सेल द्वारा स्रावित एंजाइम द्वारा भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। एंट्रोसाइट सेल द्वारा स्रावित एंजाइम द्वारा भोजन का लगभग क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। एंट्रोसाइट सेल द्वारा स्रावित एंजाइम द्वारा भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है, जो लगभग गृहिणी में क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। लगभग पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है? गृहिणी में हो जाता है। किसके द्वारा? एंट्रोसाइट सेल द्वारा स्रावित एंजाइम द्वारा। एंट्रोसाइट सेल द्वारा स्रावित एंजाइम द्वारा, इसीलिए गृहिणी में सर्वाधिक पाचन प्रक्रिया होती है। गृहिणी यानी डेडुनम जो है, इसमें ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती है। पित्त वाहिनी व अग्नाशय वाहिनी आकर खुलती है। पित्त वाहिनी के आगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पाए जाते हैं और छोटी आंत में वसा का पाचन सर्वाधिक होता है और यहाँ पर इंट्रोसाइट सेल पाई जाती है जिसमें भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। इंटेस्टाइन में क्या होती है? एंट्रोकाइनेज और एंट्रोपेप्टाइड एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंट्रोकाइनेज व एंट्रोपेप्टाइड एंजाइम होते हैं जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। इंटेस्टाइन इन आंत में जो है वो एंट्रोकाइनेज और एंट्रोपेप्टाइड एंजाइम पाए जाते हैं। एंट्रोकाइनेज व एंट्रोपेप्टाइड, काइने और पेप्टाइड एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। कौन बदलता है? अग्नाशय रस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। भोजन के साथ लार को क्या कहा जाता है? बोलस। आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है? काइम। छोटी आंत में पचित भोजन को क्या कहलाता है? काइल। क्या कहते हैं? काइल। आंत में विशेष प्रकार की लिम्फेटिक डक्ट पाई जाती है जो दूध के समान सफ़ेद होती है। आंत में क्या पाई जाती है? लिम्फेटिक डक्ट पाई जाती है। आंत में क्या पाई जाती है? लिम्फेटिक डक्ट पाई जाती है जो सफ़ेद होती है और इसे शीर नलिका लेटिल्स कहा जाता है। लेटिल्स कहा जाता है। लेटिल्स कहते हैं जो 10 कार्बन से ज़्यादा कार्बन वाले वसीय अम्लों का क्या करती है? अवशोषण। क्या करती है? अवशोषण करती है। इसमें कौन सी डक्ट पाई जाती है? लिम्फेटिक। आंत में विशेष प्रकार की डक्ट होती है जिसे लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं जो दूध के समान सफ़ेद होती है और इसीलिए इनको दूध को लेटेक्स को शीर कहते हैं। तो शीर नलिका या लेक्टिल्स कहते हैं जो 10 कार्बन से ज़्यादा कार्बन वाले वसीय अम्लों का अवशोषण करती है। छोटी आंत में किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। छोटी आंत व बड़ी आंत का संधियुक्त स्थल क्या कहलाता है? सेकुलस रोडेंटस कहलाता है। एक दिवसीय भोजन को मार्ग कौन प्रदान करता है? इलियोसिकल वाल्व। एक दिवसीय भोजन को मार्ग कौन प्रदान करता है? इलियोसिकल वाल्व करता है। एक दिवसीय भोजन को मार्ग प्रदान करता है, इलियोसिकल वाल्व करता है। छोटी आंत व बड़ी आंत का संधियुक्त स्थल क्या कहलाता है? सेकुलस रोडेंटस। छोटी और बड़ी के बीच में शक होता है। क्या होता है? शक। तो सेकुलस रोडेंटस। 10 कार्बन से ज़्यादा कार्बन वाले वसीय अम्लों का अवशोषण कौन करता है? लेटिल्स शीर नलिका करती है।
ये शीर नलिका जो क्या करती है, विशेष प्रकार का लिम्फेटिक डक्ट पाई जाती है। उस डक्ट से ये सफ़ेद जो है वो सामान सफ़ेद होती है, तो इसी को शीर नलिका कहते हैं। उसके बाद बड़ी आंत है। बड़ी आंत का क्या था, चाचा चाची राजी, सिक्कम कोलन रेक्टम। सिक्कम क्या था, अवशेषी अंग। कोलन भाग में 3 पेशी पट्टी थी। कॉलर में अपने कॉलर में जो टेलर सिलता है वो कॉलर में 3 पट्टी लगाता है अंदर, ताकि कॉलर कड़ी रहे। तो इसको कहते हैं टिन्नी। क्या कहते हैं, टिनी कहते हैं। बेग थैलीनुमा संरचना होती है जिसको होस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट्रा, जो मेटाबॉलिक क्रिया के दौरान बनने वाले जल का क्या करता है, अवशोषण। बेग यानी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं, जो मेटाबॉलिक क्रिया के दौरान बनने वाले जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो बड़ी आंत या मनुष्य में बड़ी आंत का अवशेषीय अंग क्या है, सिक्कम। कोलन भाग में 3 पेशीय पट्टियां पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, टिन्नी। 3 पेशीय पट्टियां पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, टिन्नी कहते हैं। और बेग यानी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, होस्ट्रा। बेग यानी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिनको क्या कहते हैं, होस्ट्रा। जो होस्टेज होते हैं, एयर होस्टेज वगैरह, उनके पास में बेग होता है नहीं होता है, तो बेग यानी थैलीनुमा संरचना होती है। और वो क्या करती हैं, इसमें जब पानी वानी रखती है तो मेटाबॉलिक क्रिया के दौरान जल का अवशोषण करती है। मनुष्य के कोलन में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी सहजीवी बैक्टीरिया पाई जाती है, वो होती है ई कोलाई। तो ये पूछा जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ होती है, मनुष्य के बड़ी आंत में पाई जाती है। ई कोलाई बड़ा नाम है, तो बड़ी आंत में पाया जाता है। बड़ी आंत में को से कोलम भाग में पाया जाता है। ये किसका संश्लेषण करता है, विटामिन के और विटामिन बी12 का संश्लेषण करता है। ई कोलाई जो है वो विटामिन के और विटामिन बी12 का क्या करता है, संश्लेषण करता है। रेक्टम में अल्प समय के लिए मल का संग्रह होता है। रेक्टम में क्या होता है, अल्प समय के लिए मल का संग्रह होता है। जहाँ जल का अवशोषण होता है वह माइक्रोविलाई एब्सेंट होती है। जहाँ जल का अवशोषण होता है वहाँ माइक्रोविलाई एब्सेंट होती है। और रेक्टम में मेडिसिन का अवशोषण होता है। रेक्टम में जो है वो अल्प समय के लिए मल का संग्रहण होता है और यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण। अल्प समय के लिए मल का संग्रहण। ई कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में होता है, जिसमें के और बी12 का संश्लेषण होता है। मनुष्य के कोलन में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाई जाती है। केंचुए में अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं, कास्टिंग। कैसे केंचुआ, कैसे कास्टिंग, कैसे केंचुआ, कैसे कास्टिंग। मेडिसिन जो होती है, अपनी मेडिसिन का अवशोषण कौन करता है, रेक्टम करता है। पाचक ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, लार ग्रंथि, यकृत, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथि क्या होती है, एक्साइन। क्या होती है, एक्साइन होती है। और ये कहती है एक्सोक्राइन होती है। यकृत कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है। और अग्नाशय कैसी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। लार ग्रंथि जो है वो कैसी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। और यकृत जो है वो कैसी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अग्नाशय कैसी होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। अगला जो है वो चैप्टर अपना ग्रंथियों का ही है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, ये सारी ग्रंथियाँ उसी के अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर लार होगी एक्सोक्राइन और यकृत भी कैसी है, एक्सोक्राइन। दोनों ही कौन सी ग्रंथियाँ, बहिस्रावी ग्रंथि है।
लार और यकृत दोनों ही कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। ये एक्सोक्राइन ही है या मिस्टेक है? एक्सोक्राइन, ये वाला सेम नाम ही एक्सोक्राइन, और ये भी एक्सोक्राइन है। और ये कैसी है? मिक्स्ड ग्लैंड है। अग्नाशय जो होती है वो सबसे अधिक शक्तिशाली पाचक रस होता है, पाचक रस होता है अग्नाशय रस। यकृत की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। यकृत को क्या कहा जाता है? लीवर, जिगर, कलेजा कहा जाता है। इसको हिपेट्स भी कहते हैं। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। और ये इसका वजन होता है 1.5 to 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम जो है वो इसका क्या होता है? वजन होता है। ये क्या होता है? दूसरा सबसे व्यस्तम अंग है। ये कैसा अंग है? दूसरा सबसे व्यस्तम अंग होता है। दूसरा सबसे व्यस्तम अंग होता है। पहला सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? हृदय है। और ये किस साइड में होता है? ये अपने अपने इस तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो ये अपना होता है दायां भाग, और ये क्या होता है? बायां भाग। बायां होता है लेफ्ट साइड, और दायां होता है राइट साइड होता है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह ग्रहणी ये होते हुए इस प्रकार ये आमाशय होता है, और लीवर होता है इस तरफ। तो ये किस साइड में है? राइट साइड में है। भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, और यह आंतरिक अंगों में भारी होता है, और उपापचय क्रिया में व्यस्त अंग होता है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यहाँ पर क्या होता है? ये जो भी हमारे शरीर की, इसको कहा जाता है प्रयोगशाला। क्या कहते हैं? प्रयोगशाला। क्योंकि अनावश्यक पदार्थों का यहीं पर इसमें क्या होता है? अपचयन हो जाता है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम। कैसा अंग है? दूसरा व्यवस्थम अंग है। पहला कौन सा है? हृदय, हार्ट होता है। किस साइड में होता है? राइट साइड। शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है? आंतरिक अंग होता है। शरीर की क्या कहा जाता है? प्रयोगशाला। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। और ये क्या होती है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि और सबसे बड़ी क्या होती है? पाचक ग्रंथि होती है। उपापचय क्रियाओं में क्या होता है? व्यवस्था अंग होता है। उपापचय क्रियाओं में बीजी पार्ट होता है। अब जो ये इसमें छोटे छोटे कणों से बड़ा कण के रूप में यदि ये बनता है तो इसको कहा जाता है उपचय। क्या कहते हैं? उपचय। और बड़ा कण छोटे छोटे में तोड़ता है तो इसको कहा जाता है अपचय। उपचय यानी मेटाबॉलिक क्रिया, और अपचय जिसको कहा जाता है कैटाबॉलिक क्रिया। क्या कहा जाता है? कैटाबॉलिक क्रिया। इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है हिपेटिक वाल्व। कौन सी होती है? हिपेटिक वाल्व इसकी क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? हिपेटिक वाल्व होती है। तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। वजन कितना होता है? 1.5 to 2 kg। दूसरा व्यवस्था अंग है। पहला कौन सा है? हृदय। किस साइड में? राइट साइड में। शरीर का सबसे बड़ा क्या है? आंतरिक भाग। शरीर की क्या कहते हैं? प्रयोगशाला। सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सेकंड ग्रेड में आया था। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत। आंतरिक अंगों में भारी या बड़ा अंग यकृत। उपापचय क्रिया में व्यस्त अंग यकृत। इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वाल्व कहलाती है। लीवर जो होता है इसमें पुनरुद्भवन की, रीजनरेशन की क्या होती है? सर्वाधिक क्षमता होती है, जबकि तंत्रिका तंत्र में नहीं होती है। लीवर के चारों ओर पाए जाने वाला सुरक्षा आवरण क्या कहलाता है? ग्लिंसल कैप्सूल कहलाता है। लीवर के चारों ओर पाए जाने वाला सुरक्षा आवरण क्या कहलाता है? ग्लिंसल कैप्सूल कहलाता है। लीवर के बाहर कौन होता है? कैप्सूल। ग्लिंसल कैप्सूल होता है जो श्वेत तंतु में ऊतक का बना होता है। कैसा कैप्सूल होता है? ग्लिंसल। जो कैसा होता है? श्वेत तंतु में ऊतक होता है। और
ऊतक का बना होता है, जिससे सीरस कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरस कैप्सूल भी कहते हैं। लीवर के चारों ओर कैसा होता है? ग्लिंसल कैप्सूल, जिसको क्या कहते हैं? सीरस। क्या कहते हैं? सीरस कैप्सूल भी कहते हैं। इसका निर्माण करने वाली लीवर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? हिपेटोसाइट। अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। तो कोशिकाओं के लिए साइट होता ही है, तो निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी हो जाएगी? हिपेटोसाइट। क्या हो जाएगी? हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट आपस में मिलकर क्या बनाती है? हिपेटिक कोर्ड बनाती है। क्या होती है? हिपेटिक कोर्ड बनाती है। हिपेटिक कोर्ड के बीच में क्या होती है? भक्षक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? भक्षक कोशिका पाई जाती है। जिन भक्षक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कूपर सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कूपर सेल कहा जाता है। यह कूपर सेल क्या करती है? सभी को जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करती है। इसीलिए इन कूपर कोशिकाओं को सफाई कर्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफाई कर्मचारी कहा जाता है। तो लीवर के चारों ओर पाए जाने वाला सुरक्षा आवरण क्या कहलाता है? ग्लिंसल कैप्सूल कहलाता है, जो कैसा होता है? श्वेत तंतु में ऊतक का बना होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सीरस कैप्सूल। निर्माण करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट। निर्माण करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट। तो केंचुए में अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते थे? कैसे केंचुआ और कैसे कास्टिंग। और हिपेटोसाइट जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हिपेटिक कोर्ड बनाते हैं। और इन हिपेटिक कोर्ड के बीच में भक्षक कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कुफर कोशिका कहते हैं। और इन कुफर कोशिकाओं को ही अपमार्जक यानी सफाई कर्मी कहा जाता है। अब इसके अंदर देखो, राइट सेंट्रल लोब होता है और लेफ्ट सेंट्रल लोब है। और यहाँ पर इसके अंदर क्या पाया जाता है? गैल ब्लैडर पाया जाता है। राइट सेंट्रल लोब के अंदर क्या पाया जाता है? राइट सेंट्रल लोब हो गया, लेफ्ट सेंट्रल लोब हो गया, यानी दायां केंद्रीय पिंड और ये बायां केंद्रीय पिंड। तीसरा जो होता है लोब, उसको कहते हैं क्वाड्रेट लोब। तो राइट, लेफ्ट, क्यू, सी, क्वाड्रेट और कोर्डेट। क्वाड्रेट और कोर्डेट। क्वाड्रेट और कोर्डेट। सबसे छोटा कौन सा होता है? कोर्डेट छोटा होता है। क्या होता है? कोर्डेट छोटा। इसके अंदर क्या पाई जाता है? गैल ब्लैडर। क्या पाया जाता है? गैल ब्लैडर, जो कि पित्ताशय में होता है। और ये गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय होता है। ये गैल ब्लैडर जो होता है वो पित्ताशय में क्या भरा होता है? पित्त रस भरा होता है। क्या भरा होता है? पित्त रस भरा होता है। और लीवर से क्या निकलती है? बाइल डक्ट यानी पित्त वाहिनी निकलती है। और ये पित्त वाहिनी कहाँ खुली थी? छोटी आंत में, जिस पर क्या पाए जा रहे थे? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और छोटी आंत में क्या खुल रही थी? अग्नाशय वाहिनी। और क्या खुल रही थी? पित्त वाहिनी। पित्त वाहिनी के आगे क्या थे? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई थे। तो यहाँ पर यह लीवर से, ये जो पित्त वाहिनी इसमें खुली थी छोटी आंत में, ये कहाँ से निकल रही थी? लीवर से। लीवर किन कोशिकाओं से बना होता है? हिपेटोसाइट से। और हिपेटोसाइट मिलकर क्या बनाती है? हिपेटिक कोर्ड। हिपेटिक कोर्ड्स में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? कूपर सेल। और कूपर सेल को क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी कहा जाता है। इसके कितने लोब होते हैं? 4। राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट, कोर्डेट। छोटा कौन सा होता है? कोर्डेट। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? गैल ब्लैडर इन पित्ताशय पाया जाता है, जिसमें क्या भरा रहता है? पित्तरस। और इस पित्तरस से क्या निकलती है? पित्तरस वाहिनी निकलती है। बाइल डक्ट यानी पित्त वाहिनी निकलती है। और यहाँ पर ये नीचे का भाग जो ये होता है, इसको कहा जाता है एम्पुला ऑफ बैक्टर कहा जाता है। सभी डक्ट यहाँ खुलती है, जितनी भी डक्ट होती है वो यहाँ खुलती है। और लास्ट में नीचे होता है, इसको तो एम्पुला कहा था। कल दांत में भी नीचे एम्पुला था, ये खुला रहा था तो क्या हो रही थी? दांत की वृद्धि हो रही थी। और ये होता है कॉमन बाइल डक्ट यानी सहपित्तवाहिनी, जो कहाँ खुलता है? ग्रहणी में खुलता है। ये कहाँ खुलता है? डेडूनम में खुलता है।
इसके बाद पेनक्रियाज डक्ट वो पेनक्रियाज से क्या लाता है, रस लाता है। पेनक्रियाज डक्ट क्या लाता है, पेनक्रियाज से रस लाता है। और ये सिस्टी डक्ट है जो कि पित्ताशय से आता है। सिस्टी डक्ट कहाँ से आता है, पित्ताशय से। पेनक्रियाज डक्ट कहाँ से आता है, पेनक्रियाज से। कॉमन बाइल डक्ट में सभी जो है वो सहपित्तवाहिनी होती है, जो खुलती कहाँ पर है, ग्रहणी में खुलती है। आगे देखो, राइट सेंट्रल लोब यकृत का क्या होता है, बड़ा पिंड होता है जिसमें गेल ब्लेडर होता है जो पित्त रस का क्या करता है, संग्रहण। और छोटा कौन सा था, कोडेड लोब था। पित्ताशय से निकलने वाली डक्ट, गेल ब्लेडर से निकलने वाली डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्ट्रिक डक्ट। जो पित्ताशय से जो डक्ट निकल रही थी यानी गेल ब्लेडर से निकलने वाली डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्ट्रिक डक्ट कहा जाता है। और चूहे और घोड़े में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चूहे और घोड़े में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले पित्ताशय किस में नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं होता है, चूहे और घोड़ों में पित्ताशय नहीं होता है। पित्त रस को यकृत से लाने वाली कोशिका कौन सी होती है, बाइल डक्ट कोशिका होती है, जो सिस्ट्रिक डक्ट से मिलकर सहपित्तवाहिनी बनाती और ये सहपित्तवाहिनी के जंक्शन पर बॉयडन की अवरोधनी यानी स्फिंक्टर ऑफ बॉडी ये बनाती है। स्फिंक्टर ऑफ बॉडी सहपित्तवाहिनी के जंक्शन पर बॉयडन की अवरोधनी होती है। और इसी प्रकार पेनक्रियाटिक डक्ट यानी अग्नाशय नलिका के अंतिम सिरे पर क्या थी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी थी। क्या थी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी थी। तो सहपित्तवाहिनी के जंक्शन पर तो क्या थी, बॉयडन, ऑडी ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। और अग्नाशय की क्या थी, दो थी, जो पित्त रसवाहिनी, सहपित्त रसवाहिनी और अग्नाशय रस। स्फिंक्टर ऑफ बॉडी कहाँ पर है, ओडी, अग्नाशय, अग्नि के सामने फेरे लेकर ओडी लाया था। और ये सहपित्तवाहिनी इसके होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या होता है, बॉयडन होता है। अग्नाशय पित्तवाहिनी का वह स्थान जो ग्रहणी में खुलता है उसको कहते हैं एम्पुला ऑफ वेक्टर। अग्नाशय पित्तवाहिनी का ये वाला जो भाग था एम्पुला ऑफ वेक्टर, ये कहाँ खुलता है, अग्नाशय की ये पित्तवाहिनी का भाग कहाँ खुलता है, ग्रहणी में, टेडुनम में खुलता है। कहाँ खुलता है, ग्रहणी में खुलता है, ये ग्रहणी। यकृत संबंधी रोग देखें तो यकृत को हिपेट कहते हैं, तो हिपेटाइटिस रोग यकृत से संबंधित होता है। लीवर सिरोसिस या लीवर सिरोसिस में भी ये संबंधित होता है लीवर से। कोलिसिस्टोस्टेटिस ये भी यकृत से संबंधित। और पीलिया भी किससे संबंधित होता है, यकृत से। यकृत पीलिया जो यहाँ पर दो वर्णक होते हैं बिलरुबिन और बिलवर्डिन, बिलरुबिन और बिलवर्डिन होता है, रुबिन और बिलवर्डिन होता है। तो बिलरुबिन जो होता है वो पित्त वर्णक की अधिकता से, बिलवर्डिन पित्त वर्णक की अधिकता से, बिलरुबिन रुबीना को क्या हो गया, पीलिया। तो बिलरुबिन वर्णक की अधिकता से क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। और पित्ताशय में यदि पत्थरी पड़ती है, पत्थरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो कोलिसिस्टोस्टेटिस जो गैल ब्लैडर थी, जो इसको पित्त की थैली में कहते हैं ना, पत्थरी हो गई, उस पत्थरी स्टोन को निकाला जाता है। तो कभी कभार उसको उस गैल ब्लैडर को ही बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो जब खराब हो जाती है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो भोजन का जो है वो जो हमें जो भोजन के जो अपनी शक्ति प्रदान करती है वो नहीं होती, तो भूख लगने पर तुरंत खाना खाना पड़ता है। तो रोग कौन कौन से हैं, पीलिया, कोलिसिस्टोस्टेटिस, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस। पीलिया किसके कारण होता है, बिलरुबिन वर्णक की अधिकता के कारण। और कोलिसिस्टोस्टेटिस ये पित्ताशय में क्या पड़ जाती है, पत्थरी। लीवर सिरोसिस यकृत से क्या होता है, रक्तस्राव होता है, और ये ज़्यादा शराब पीने से, सेवन से होता है। इसको कहा जाता है एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल। क्या कहते हैं, एथेनॉल।
जो शराब में काम आती है, और मेथेनॉल जो होती है, मैस है मेथेनॉल, मैस है मर गया, तो ये जहरीली शराब होती है मेथेनॉल। जबकि एथेनॉल क्या होती है, जो ये साधारण शराब होती है वो क्या होती है, एथेनॉल। जब हम इसका सेवन अधिक करते हैं तो यकृत से क्या निकलता है, रक्त, और इसको रक्त स्राव होता है, इसको कहा जाता है लिवर सिरोसिस। और हिपेटाइटिस में क्या होता है, यकृत शोथ, यानी हिपेटाइटिस वायरस होता है ABCDE, एफ को छोड़कर जी, ABCDE, एफ को छोड़कर जी। जो ABCDE और जी, बी में होता है डी, बीडी याद रखो, BD। तो बी में तो होता है हेपेटाइटिस बी में तो DNA वायरस होता है, और बाकी में क्या होता है, RNA वायरस होता है। तो हिपेटाइटिस, यकृत शोथ, यकृत से रक्त स्राव, लिवर सिरोसिस किसके कारण होता है, एल्कोहल के स्राव से होता है, सेवन से होता है। हेपेटाइटिस जो यकृत शोथ है वो हेपेटाइटिस वायरस ABCDE व एफ नहीं होगा, जी से संबंधित होता है। बी जो है वो DNA से संबंधित होता है, और बाकी किससे संबंधित होते हैं, RNA से संबंधित होते हैं। अब बात आती है यकृत के कार्य की। तो यकृत के काम क्या क्या हैं, यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन का निर्माण और क्या करता है, संग्रहण। ये ग्लाइकोजन का निर्माण और क्या करता है, संग्रहण करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लूकोज यदि ग्लाइकोजन में बदलता है तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजीनेसिस, और ग्लाइकोजन यदि ग्लूकोज में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन के निर्माण और संग्रहण से कौन संबंधित होता है, यकृत। अब यहाँ पर देखो पूछता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो इंसुलिन हार्मोन। कौन बदलता है, इंसुलिन। याद रखोगे, ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकागोन। कौन बदलता है, ग्लूकागोन। ये प्रक्रिया कहलाती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजीनेसिस, और ये कहलाती है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ये जीनेसिस, ये जीनोलाइसिस। डन। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन हार्मोन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लाइकोजीनेसिस क्या कहलाती है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या कहलाती है, ग्लाइकोजन का किस में बदलना, ग्लूकोज में। यहाँ पर किसका निर्माण होता है, हिपेरिन का और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। किसका, हिपेरिन का निर्माण होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। वसा और एमिनो अम्ल जो होते हैं उससे क्या बनता है, ग्लूकोज, तो इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। वसा से नया ग्लूकोज बन गया, वसा से नया ग्लूकोज बन गया, तो वसा या अमीनो अम्ल को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोज। और ये कोरी चक्र की बात की थी अपन ने, कि लैक्टिक अम्ल रेखित पेशी में थकान हो जाती है, तो कोरी चक्र के द्वारा ये क्या बना देती है, ग्लाइकोजन बना देती है। तो जहाँ पे भी ग्लाइकोजन बन रहा है वो हो गया वसा से ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लैक्टिक अम्ल से ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस। जीनो ये है, जीने एक में, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, ये ध्यान रखना। हेपेरिन का निर्माण भी होता है, हेपेरिन का निर्माण कौन करता है, यकृत। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है, यकृत। ग्लाइकोजन का निर्माण कौन करता है, यकृत। ग्लूकोज का निर्माण कौन करता है, यकृत।
ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन हार्मोन। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकागोन हार्मोन। CO2 और NH3 मिलकर जो ऑर्निथीन चक्र होता है, क्या होता है? ऑर्निथीन चक्र होता है। इस ऑर्निथीन चक्र के द्वारा क्या बन जाता है? यूरिया। 3 ATP खर्च होते हैं और क्या बन जाता है? यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऑर्निथीन चक्र के द्वारा किस में बदल जाते हैं? यूरिया में बदल जाते हैं। कितने ATP खर्च होते हैं? 3 ATP। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऑर्निथीन चक्र की सहायता से, जिसमें 3 ATP खर्च होते हैं, किस में बदल जाता है? यूरिया में। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया क्या है? प्रथम कार्बनिक यौगिक है। क्या है? प्रथम कार्बनिक यौगिक है, जिसकी खोज किसने की थी? वोहलर ने। किसने की थी? वोहलर ने इसकी खोज की थी। प्रोटीन से अमोनिया बनना क्या कहलाता है? डीएमिनेशन। प्रोटीन से अमोनिया बनना क्या कहलाता है? डीएमिनेशन। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण कौन करता है? यकृत। रक्त का थक्का बनने वाले कारक का निर्माण कौन करता है? यकृत। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? यकृत। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? यकृत। तो यकृत के कार्य क्या हो गए? यकृत का पहला कार्य क्या है? ये क्या करता है? ग्लाइकोजन का निर्माण। दूसरा क्या काम करता है? वसा का अमीनो, वसा को किस में बदलता है? ग्लूकोज को। तीसरा काम है लैक्टिक अम्ल को किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया किस चक्र की सहायता से? ऑर्निथीन चक्र की सहायता से किस में बदलते हैं? यूरिया में। प्रोटीन का डीएमिनेशन होकर क्या बनता है? अमोनिया। रक्त का थक्का कौन बनाता है? यूरिया। विटामिन ए और के का निर्माण कौन करता है? यूरिया। विटामिन ए, डी, ई की कीड़ा जो होता है वसा में घुलनशील होता है, वो क्या होता है? उनका संग्रह करता है। तो विटामिन ए और के का निर्माण कौन करता है? यकृत। बीटा कैरोटीन से क्या बनता है? रेटिनॉल। बीटा कैरोटीन से क्या बनता है? रेटिनॉल बनता है। बीटा कैरोटीन कैसा वर्णक है? लाल रंग का वर्णक होता है। और विटामिन ए, डी, ई, के का संग्रह भी कौन करता है? यकृत। कीड़े का संग्रह करता है यकृत। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में, और पित्त रस का संग्रह होता है पित्ताशय में। पित्त रस का निर्माण कोशिका जो करती है वो होती है पेरेन्काइमल कोशिका। पित्त रस का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? पेरेन्काइमल कोशिका करती है। पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। pH कितनी होती है? 7.5 से 8.3। कोई भी पाचक एंजाइम इसमें नहीं होता है, अतः इसे आभासी पाचक रस कहते हैं। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस भोजन को अम्लीय से कैसा बना देता है? क्षारीय। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पित्त रस भोजन को अम्लीय से कैसा बना देता है? क्षारीय। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। आशय जहाँ आ रहा है वहाँ क्या होगा? संग्रहण होगा। पित्त रस का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है? पेरेन्काइमल कोशिका करती है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पित्त वर्णक होते हैं 2। बिलरुबिन और बिलवर्डिन। रुबीना कैसे कलर की है? पीले कलर की। रुबीना कैसे कलर की है? पीले कलर की। और वर्डिन क्या है? हरा। तो पीलिया किसके कारण होता है? बिलरुबिन के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। पित्त लवण जो है वो सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट के बनते हैं। पित्त लवण किससे बनते हैं? सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट के बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, म्यूसिन ये पित्त लवण है। और ये क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं। तो सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट के बने होते हैं। किसके? सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट के बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन, म्यूसिन। सोडियम टोरोकोलेट और जो सोडियम की कोलगेट है वो पित्त लवण है। सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइको
लेट के बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, म्यूसिन, ये पित्त लवण है। कोलेस्ट्रॉल भी है और लेसिथिन, म्यूसिन भी है। और ये किसका पाचन करते हैं? वसा का। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? यकृत। कीड़े का निर्माण यानी KEDA विटामिन का निर्माण कौन करता है? यही। और पित्त रस का निर्माण भी यही करता है। विटामिन A और K का निर्माण बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल बनाता है। ब्लड प्लाज्मा का निर्माण, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, रक्त का थक्का बनना, लैक्टिक अम्ल कोरी चक्र की सहायता से ग्लाइकोजन बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का आर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया बनाना, वसा से क्या बनाना? ग्लूकोज बनाना, हिपेरिन का निर्माण, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, ग्लाइकोजन का निर्माण, ये सब किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में हिम और क्या होते हैं? ग्लोबिन। हिम और क्या होते हैं? ग्लोबिन होते हैं। हिम होता है आयरन पोरकाइरिन। हिम होता है आयरन पोरकाइरिन। ग्लोबिन में दो होते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। बिलरुबिन के दो प्रकार होते हैं, यूरोबिलिनोजन और स्टरकोबिलिनोजन। बिलरुबिन, ग्लोबिन में दो होते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। बिलरुबिन में यूरोबिलिनोजन और स्टरकोबिलिनोजन होती है। स्टरकोबिलिनोजन के कारण मल का क्या होता है? भूरा रंग। और यूरोबिलिनोजन के कारण मूत्र का कैसा? यूरोक्रोम स्रावित होता है। और इसी यूरोक्रोम के द्वारा मूत्र का कैसा होता है? पीला रंग। मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम किससे बनता है? यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन बिलरुबिन के कारण बनता है। बिलरुबिन कैसा कलर होता है? पीला। बिलवर्डिन कैसा कलर होता है? हरा। तो यूरोबिलिनोजन और स्टरकोबिलिनोजन मल को कैसा रंग प्रदान करता है? भूरा रंग प्रदान करता है। अग्नाशय जिसको मीठी रोटी कहा जाता है, ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। सबसे बड़ी कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है और इसको मीठी रोटी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, यानी बहिस्रावी और अंतःस्रावी। बहिस्रावी में तो ये एकिनी सेल होती है। क्या होती है? एकाइनी सेल होती है, जो किसका स्राव करती है? अग्नाशय रस का स्राव करती है। और अग्नाशय रस कैसा रस है? संपूर्ण पाचक रस है। कैसा रस है? संपूर्ण पाचक रस है। इससे क्या होता है? न्यूक्लियलेज। क्या होता है? न्यूक्लियलेज एंजाइम निकलता है। pH 7.5 से 8 होती है। तो याद रखो, अग्नि में क्या मारते अपन? लात। क्या मारते हैं? लात। तब जो है वो लात मारते हैं। तो ला से L से क्या हो गया? लाइपेज। क्या हो गया? लाइपेज। A से यहाँ क्या हो गया? एमाइलेज। T से क्या हो गया? ट्रिप्नोसोम। ट्रिप्नोसोम क्या हो गया? ट्रिप्नोसोम हो गया। तो क्या होता है? कोई भी इंसान क्या करता है? ना पी के क्या मारता है? लात मारता है। ना पी के लात तो सभी मारते हैं, ये ना पी के लात मारता है। तो N से न्यूक्लियस, P से यहाँ पर पेप्टाइडेज और K से क्या हो जाएगा? काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या हो जाएगा? काइमोट्रिप्सिनोजन। न्यूक्लियलेज, पेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्नोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियलेज और पेप्टाइडेज होता है। ये एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च का पाचन करता है, और काइमोट्रिप्सिन जो है वो क्राइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन का पाचन करता है। लाइपेज, लिपासी क्या होती है? वसा। तो लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करते हैं? वसा का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन व क्राइमोट्रिप्सिन किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। कौन? ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसके बाद में एंडोक्राइन सेल जो होती है, एंडोक्राइन के रूप में ये 1% ही कार्य करती है। बहिस्रावी के रूप में ये 99% कार्य करती है। यहाँ पर लैंगरेंस द्वीप समूह होता है।
लैंगरहैंस द्वीप समूह में जो है वो 3 प्रकार की सेल होती है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा जो है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। बेटे का नाम है ईसू। गामा, कब गा? सोमवार को गा। तो सोमेटोस्टिनिन क्या हो गया? गामा सेल। और अल्फा क्या हो गया? एजी। तो अल्फा एजी, ए से अल्फा, जी से ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन, अल्फा सेल क्या बनाती है? ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल बनाती है इंसुलिन हार्मोन। और सोमेटोस्टेरोन को बनाता है गामा हार्मोन। ये सोमेटोस्टेरोन जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब कुछ पॉइंट और हैं, देखो। स्वांगीकरण क्या होती है? पाचन की विपरीत क्रिया होती है। पाचन में तो क्या होती है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में बदला जाता है, जबकि स्वांगीकरण में सरल भोज्य पदार्थों को किस में बदला जाता है? जटिल पदार्थों में चेंज किया जाता है। भोजन के पाचन में एंटेरोगेस्ट्रिन, ड्यूरोक्राइनिन, विलिक्राइनिन, सिक्रेटिन जो है वो हार्मोन काम आते हैं। सिक्रेटिन हार्मोन सबसे प्रथम खोजा गया जंतु हार्मोन है। सिक्रेटिन, विलिक्राइनिन, एंटेरोगेस्ट्रिन और ड्यूरोक्राइनिन। डिजीज ऑफ डाइजेशन पीलिया होती है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं बिलिरुबिन की अधिकता से। वॉमिटिंग होती है, दस्त डायरिया होती है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन होती है, एपाजियन इंडाइजेशन होती है। कुपोषण, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, जो शिशु में 1 से 5 वर्ष की आयु में होता है। और एक है मेरास्मस, जो प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है। केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? क्वाशियोरकर। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा होता है? मेरास्मस रोग होता है, जो 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशु में होती है। और प्रोटीन की कमी 1 से 5 वर्ष के शिशु में होती है। तो ये होता है पाचन तंत्र कंप्लीट। मिलते हैं अगले अंतःस्रावी ग्रंथियों के वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले एक क्वेश्चन बताओ, मीठी रोटी किसको कहते हैं? अग्नाशय को। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? 120 दिन। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? यकृत। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव कौन करता है? अग्नाशय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।